नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज का खास कार्यक्रम डॉक्टर.com। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजीव शर्मा जी की। रैबिसन इंडिया होम्योपैथी फार्मा चंबा के सीएमडी जो है, और साथ ही रैबिसन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन धर्मशाला के चेयरमैन भी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में न केवल शोध और शिक्षा को बढ़ावा दिया है इन्होंने, बल्कि इसे आम जनता के बीच पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए उनसे जानते हैं कि भारतीय परिवेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्या भूमिका है और यह अन्य चिकित्सा पद्धतियों से कैसे अलग है। संजीव सर, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और हमारा पहला सवाल यह है कि भारतीय परिवेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भूमिका क्या है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव शर्मा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम वास्तविकता में क्या है, पहले मैं उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट एक 100% हर्बल आधारित चिकित्सा प्रणाली है जो केवल और केवल जड़ी बूटियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर ही आधारित है। इसके अंदर जो पाए जाने वाले 114 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके बेस के ऊपर हम बेसिक 38 कॉम्प्लेक्सेस तैयार करते हैं, जो एक विशेष विधि स्पेरिकल कोहोवेशन के द्वारा बनाई जाती है। उसके द्वारा बनाई गई बेसिक 38 मेडिसिन हर प्रकार के रोग के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से जो वो काम करती है, कॉमन कोल्ड से लेकर के कैंसर तक, और जो ला इलाज कहलाने वाली बीमारियां जिनको अन्य चिकित्सा प्रणाली जो है वो ला इलाज कह करके छोड़ देती है, उसके अंदर भी इसका बहुत बढ़िया इलाज जो सब उपलब्ध है। और जहाँ तक आपने दूसरी अन्य पद्धतियों से इसको पूछा कि उसका और इसके बीच में क्या अंतर है, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि हर चिकित्सा प्रणाली का अपना एक बेसिक जो है वो बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसके बेस के ऊपर जो सब वो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को एक अलग होने का दर्जा प्रदान करता है। इलेक्ट्रोपैथी का भी जो अपना बेसिक प्रिंसिपल है वो उन सब चिकित्सा प्रणालियों से अलग हट करके है। हम केवल और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम में ब्लड और लिम्फ, जो हमारे शरीर के अंदर दो चैतन्य पदार्थ, जो सर्कुलेटरी पदार्थ है, जो हमारे लास्ट कंस्ट्रक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी, जिसको हम सेल बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, वहां तक ऑल टाइप जो हमें जिंदा रहने के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स, जितने हमें पावर चाहिए, वो इवन अप टू ऑक्सीजन, उसको कैरी करने का काम जो है वो ब्लड एंड लिम्फ करते हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। हमारे इसके अंदर इलेक्ट्रोपैथी के अंदर इन दोनों की साम्यावस्था को मेंटेन करना ही हम उसको अपना रोग का निवारण यानी रोग का इलाज मानते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो जो दोनों के विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ इज नोन एज डिजीज, एंड इसके साथ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड स्टेज ऑफ द बोथ क्यूटिकल सब्सटेंसेस सर्कुलेटरी इन अवर बॉडी इज नोन एज हेल्थ। तो ये जैसे अदर सिस्टम है उनके अपने बेसिक प्रिंसिपल है, और उसी तरीके से इनका अपना बेसिक प्रिंसिपल अलग होने की वजह से इसको अलग इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम के रूप में जाना जाता है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और ये अब तक की परिचित मेडिकल पद्धतियों से अलग कैसे है। जी, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो इलेक्ट्रोपैथी का सिस्टम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मूल रूप से हमारा जो सिद्धांत है वो ब्लड एंड लिम्फ के ऊपर आधारित है। हमारा जो सिस्टम है ये बीमारी को नहीं मानता है। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, एक डॉक्टर बीमारी को नहीं मानता है। यस, बीमारी को हम इसलिए नहीं मानते हैं, बीमारी जो रोग है वो हमारे किसी ना किसी अंग की दोनों का जो विशेषण ऑफ ब्लड एंड लिम्फ की प्रक्रिया होती है, उसको उसके अंदर डिस इक्विलिब्रियम पोजीशन आने से एक उसका बायो प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बीमारी का नाम दे देते हैं। और जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिस्टम ट्रीटमेंट है, ये बीमारी को नहीं, ये उसके कारण को, जो उसका मूल कारण होता है, रूट कॉज होता है, ये उसको फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको सिरदर्द के 10 कारण हो सकते हैं। मान लीजिए हार्ट हो सकता है, मान लीजिए मींस सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, मान लीजिए जीआईटी सिस्टम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो सकता है, मान लीजिए आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक हो सकता है। वो 10 कारण हो सकते हैं, मगर अगर मैं केवल और केवल सिरदर्द का ट्रीटमेंट दूंगा जिसे हम बीमारी मान करके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसके सर की दर्द को अच्छा कर रहा हूँ, ना कि मैं उसके रूट कॉज को। हमारा इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम जो सा है वो रूट कॉज को फोकस करता है। पहले हम अपने डायग्नोस्टिक विधि के द्वारा, जो आगे चल करके आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको हम फोकस करके उसका रूट एलोकेट करते हैं, फिर उस रूट को ट्रीट करते हैं। तो जो ऑब्वियसली दिखने वाला लक्षण है,
या साइन सिम्टम है वो अपने आप वहां से डिमिनिश कर जाता है, जो कि ओवरऑल न केवल हम बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, हम ओवरऑल उसको हील करने का भी दावा करते हैं। सर, इलेक्ट्रोपैथी का निदान और उपचार कैसे होता है, यानी ये दूसरे मेडिकल पद्धतियों से किस प्रकार ये भिन्न है? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर मेडिकल श्रेणी के अंदर आने वाला जो भी हमारा प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदा के अंदर निदान करने का एक अपना विशेष, जिसको आपने, मैं उसी का एग्जांपल लूंगा, बात पित्त कफ उनका बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बेसिस के ऊपर ही हम रोग का निदान करते हैं। और जब निदान सही हो जाता है तो उसके बाद उसका उपचार भी हम सही तरीके से, यानी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी या मेडिसिन हम सही तरीके से कर सकते हैं। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोपैथी का जो निदान का तरीका है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इसको टेम्परामेंटल स्टडी एवं पल्स डायग्नोसिस के साथ वेरीफाई करके हम रूट कोज को विदाउट एनी मशीन इसको पेशेंट के रोग का निदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टेम्परामेंट क्या चीज है? टेम्परामेंट आपके बॉडी का एक नॉर्मल नेचर है। जैसे आप चलते कैसे हैं, चलने के ढंग से हम इसको पहचान पाते हैं। आप बोलते कैसे हैं, आपका फेशियल इंप्रेशन जो आपका चेहरा मोहरा नजर आता है। और उसके साथ साथ हम जो आप खान पान किस तरीके से करते हैं, या आपके कॉमन बिहेवियर टू द सोशल, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो हमारा ढंग क्या है, ये विशेष जो 4 हमारे मूल बिंदु हैं, जिसके बेसिस को स्टडी करने के बाद हम जो सब वो ये तय करते हैं कि इस रोगी के अंदर या इस कॉमन पर्सन के अंदर क्या रोग होने की संभावना हो सकती है। और उसको हम वेरीफाई करते हैं पल्स डायग्नोसिस के साथ। पल्स डायग्नोसिस हमें ये वेरीफाई करने में हमारी मदद करती हैं कि जो चीज टेम्परामेंट हमें बता रहा है कि क्या वो सही है, उस दौर का हम उसको सही आंकलन करने में कामयाब हो पा रहे हैं। तो पल्स डायग्नोसिस का मतलब क्या है? अगेन उसको 2 विषयों के ऊपर, ब्लड एंड लिम्फ के ऊपर हम लेकर के चलते हैं। ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, ये हम उसको ब्लड के लिए कैरी करते हैं, और जो दूसरा हमारा मिडिल फिंगर है, इसको हम लिम्फ के लिए कैरी करते हैं। और दोनों के विशेषण को इन्हीं 2 फिंगर्स के द्वारा डायग्नोज करने की हमारे पास एक टेक्निक है, जो हम टेम्परामेंट के साथ मिल करके उसके मूल कारण के को अच्छे तरीके से पहचानने में कामयाब हो पाते हैं। जबकि अन्य पद्धतियों में क्या है, आज डिपेंडेंस ऑन मशीन, यानी कि जो मैकेनिज्म, मैकेनिकल जो हम डिपेंडेंस है, वो मेडिकल फील्ड का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, इसका मतलब भिन्नता कहाँ आई। अगर मैंने किसी पेशेंट को मान लीजिए स्टोन है, उसको मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए बोला, वो एक मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है, वो भी मेरे और आप जैसे किसी इंसान ने बनाया, जो मेरे दिमाग में आया उसके अंदर मैंने फीड कर दिया। मशीन ने उसको तैयार नहीं किया, एक इंसान ने उस मशीन को तैयार किया। मगर जब वो आपको आप देखेंगे कि वो डायग्नोज करके देता, वो लोकल डायग्नोज करके देता है, वो ये तो बता देगा कि आपके किडनी के अंदर या गाल के अंदर स्टोन है, मगर उसका ओरिजिन क्या है वो मशीन आपको नहीं बता पाएगी। तो ये भिन्नता जो खास अदर सिस्टम से और हमारे बीच में है, केवल हम जो है वो फिजिकल डायग्नोसिस के थ्रू, हमें स्टोन से कोई लेना देना नहीं, स्टोन बन कहाँ से और क्यों बन रहा है, हम उस कारण को एलोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें मान लीजिए कारण तो कुछ भी हो सकते हैं, कारण उसका यूनिट ट्रैक भी हो सकता है, किडनी यूरेटर ब्लैडर भी हो सकता है, कारण उसका आपका जो जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो भी हो सकता है। अगर हम मूल कारण को ढूंढने में उस स्टोन का कामयाब हो जाते हैं, तो न केवल एक बार हम उस स्टोन को मेडिसिन के थ्रू एवैक्यूएट करने में कामयाब हो जाते हैं, बल्कि आने वाले समय में वो स्टोन होने के दोबारा रेकरिंग के चांसेस उसके ना के बराबर 0% होने के चांसेस रहेंगे। जबकि अदर सिस्टम में क्या होता, वो भी स्टोन आपका एवैक्यूएट कर सकते हैं, मगर एवैक्यूएशन के बाद उसके रेकरिंग के चांसेस से वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा निदान का तरीका है वो डायग्नोस्टिक थ्रू टेम्परामेंटल एंड पल्स स्टडी, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैसेज हम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को देना चाहते हैं, और जिसके माध्यम से ये कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर किसी रोग का निदान सही तरीके से करने में सक्षम रहेगा, वही डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट देने में भी सक्षम रहेगा। अगर वो मशीन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, वो लोकलाइज्ड आपको ट्रीटमेंट देता रहेगा, तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। जो आज के युग में मेरे लास्ट 36 ईयर के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर मैंने देखा है कि मेरे पास मोर देन 70 to 90% पेशेंट आज एडॉप्शन ऑफ डायग्नोसिस के आ रहे हैं। क्या होता है एडॉप्शन ऑफ डायग्नोसिस? कि मशीन ने बता दिया, मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, और पेशेंट एक बार ठीक हुआ, दोबारा से पलट करके उसको बीमारी हुई। मगर इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है,
एक बार हमने आपका रूट कॉज एलोकेट कर लिया तो वो उसका ट्रीटमेंट जब हमने दे दिया 99.99% तक उसके रोग को ना होने के चांसेस आपके लिए बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का। सर आपने काफ़ी अच्छा बताया क्योंकि सच में ऐसा होता है कि मशीन से ही हम लोग अभी देखा जा रहा है कि जब भी कुछ तबीयत थोड़ी-सी खराब होगी, मशीन से देख लेते हैं और फिर उसी के ऊपर से डॉक्टर हमें बता दीजिए कि ये होता है और उसके ऊपर गोलियाँ दे देते हैं। बट अगर रूट कॉज़ उसका जान लें और अच्छे से जानकर उसमें मेडिकेशन अच्छा कर लिए, तो शायद वो पलट कर वापस नहीं आता है। सर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संभव है और आम जनता इस पद्धति का लाभ कैसे उठा सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। जी, पहले तो मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक नॉन सर्जिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट कहलाता है। नॉन सर्जिकल व्हाट? हम ना तो सर्जरी की स्टडी करते हैं जी, और ना ही सर्जरी एडवाइस करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की बेसिक मेडिसिन के अंदर हमारे कॉमन कोल्ड से लेकर के कैंसर तक, हमारे स्टोन से लेकर के फाइब्रॉइड तक और हर तरह के बीमारी का जो इलाज वो मेडिसिन के थ्रू संभव है। और यही हम एक मैसेज आम जनता को देना चाहते हैं। मैं सर्जरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अदर सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये आपको क्लियर कर दूँ आपके मंच के माध्यम से कि कोई लोग ऐसा अदर मेडिकल फ्रेटर्निटी ये ना समझ ले कि हम अपने सिस्टम को प्रमोट करने के लिए दूसरों को डिमोट कर रहे हैं। नहीं, हर सिस्टम का अपना एक इम्पोर्टेंस है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन बीमारियों का इलाज हम मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो हमारे जितने भी डॉक्टर बंधु हैं उनका ये फर्ज बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है एज ए प्रोफेशनल कि वो आप पेशेंट को सही गाइड करें कि यस अगर इम्पोर्टेंट है सर्जरी। तो मैं कहता हूँ, मैं खुद भी कई बार ऐसे ऐसे केसेस से जूझा हूँ कि मेरे को लगता है इस पेशेंट का जो सर्वाइवल है वो बहुत लंबा नहीं है, कुछ घंटों का या कुछ दिनों का सर्वाइवल है। तो मेरे मेडिसिन को अगर देने में, उसको कवर करने में कुछ समय चाहिए, तो उस समय पाने के लिए पेशेंट का जिंदा रहना जरूरी है। अगर वो पेशेंट जिंदा ही नहीं रहेगा तो मेरी मेडिसिन भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तो उस केस में मैं भी कई बार अपने जो मेरे कंसल्ट, जो मेरे बहुत सारे सर्जन फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे उनको ओपिनियन लेने के लिए राय देता हूँ कि आप इसके लिए उसके जल्द पहले अपनी जान बचाओ, फिर उसके बाद आपकी बीमारी के बारे में सोचा जाएगा। मगर दोस्तों, मेरे को पता चल गया कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको एक बात और बता दूं, चलो कैंसर जैसी बीमारी तो बहुत, जिसको बोला जाता है ड्रेडफुल डिजीज है, मगर कॉमन सी डिजीज जैसे स्टोन एंड मतलब कि स्टोन, चाहे गाल स्टोन हो चाहे वो किडनी स्टोन हो, इसकी ये भी अपने आप में एक महामारी के रूप में आज की डेट में हमारे समाज के अंदर है। क्योंकि हमारे खान पान और हमारे चाल चलन, हमारे जो आम डेली रूटीन वर्क्स है वो इतने मतलब कि बदल चुके हैं, जिससे हमें इन बीमारियों को ज्यादा बहुतायत पाने भी पाया जा रहा है। और अगर उन बीमारियों का इलाज हम मेडिसिन के रास्ते से कर सकते हैं, तो जो मेरे जितने भी अदर सिस्टम के डॉक्टर्स बंधु हैं, जो सर्जन है इवन, वो अगर मेडिसिन अवेलेबल है इस समाज के अंदर, इस यूनिवर्स में अगर मेडिसिन अवेलेबल है, तो उनको भी ईमानदारी के साथ, जैसे हम सर्जरी के लिए उनको एडवाइस करते हैं कि भैया आप एक बार सर्जन से इसकी एक ओपिनियन ले लीजिए, ऐसे उनको भी ईमानदारी के साथ ये एक अपना फर्ज निभाना चाहिए पेशेंट के प्रति कि देखो अभी आपका इतना ड्रेडफुल नहीं है ये प्रॉब्लम, अगर कुछ समय के लिए आप मेडिसिन, जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके अंदर आप जाकर के इसका अगर ट्रीटमेंट ले करके अपने अंग को बचा सकते हैं तो आपको बचा लेना चाहिए। अदरवाइज अगर लगता है कि अंग को बचने की कोई संभावना ही है, तो हम सर्जरी, तब आप हमारे पास पलट करके आ सकते हैं। तो ये एक ईमानदारी का विषय है। तो मैं ये मानता हूँ कि कैंसर से लेकर कॉमन कोल्ड से लेकर के कैंसर तक कोई ऐसी बीमारी आज तक मेरे 36 ईयर की, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात करूं, मोर देन 8 लाख प्लस पेशेंट में अभी तक अपने लाइफ टाइम में देख चुका हूं। इसमें मैंने केवल एक, क्योंकि ये नहीं है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इंजरीज के अंदर फ्रैक्चर बोन तक का भी ट्रीटमेंट ईएच मेडिसिन से, उसको मतलब कि बिना प्लास्टर से ही उस मतलब कि बोन को दोबारा अटैच करने का, जो उनसे जोड़ने का काम करने में सक्षम है। मगर मैंने अपने लाइफ टाइम में केवल फ्रैक्चर बोन का अभी तक कभी ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसके अलावा मेरे पास हर किस्म के जो पेशेंट आज तक आए हैं उनमें बहुत अच्छे। तो मैं आम जनता के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार जब भी आपको कोई समस्या आती है, तो जितने इस वक्त सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है उनमें आज आप इलेक्ट्रोपैथी को भी शामिल करिए। एक बार इलेक्ट्रोपैथ जो प्रैक्टिशनर है उससे भी मिल करके, अपने एरिया के इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर से मिल करके उसके बारे में भी उनका ओपिनियन जरूर लें। अगर आपको लगता है कि संभव है आपका ट्रीटमेंट
तो कुछ दिन उनको, कुछ समय उनको दीजिए। अगर उसके अंदर ही, कोई लंबा समय नहीं चाहिए होता, बड़ी से बड़ी बीमारी में हमें 1 सप्ताह से लेकर के 3 महीने तक एक टाइम चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को अभी हार्ट अटैक आया, वो दोस्तों हार्ट अटैक एक रात या मतलब कि एक दिन के अंदर नहीं आया, उसको बॉडी में मैनिफेस्ट होने के लिए मोर देन ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी आया तो उसका एकदम से ट्रीटमेंट, सर्जरी या फिर और ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। अगर कुछ समय, जहां हम इतने सालों से उस बीमारी को अपने शरीर में लेकर के बैठे हुए हैं, अगर कुछ दिन, हफ्ते से लेकर के 1 वीक से लेकर के 3 मंथ, यानी कि अब 8 to 10 वीक तक अगर आप समय देते हैं, तो आपको उसका प्राइमरीली आप भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सिस्टम के अंदर उसका ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से सब उस रुग्ण समाज को, जो बीमार लोग हैं, जो रोगी समाज है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी आप जरूर एक चांस दीजिए और इलेक्ट्रोपैथ प्रैक्टिशनर के पास जाकर के अपनी इस सुविधा का एक थोड़ा सा फायदा उठाइए, ताकि आपको लगे कि हमारी बीमारी जो है वो एक बिना सर्जरी से भी अच्छी हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आम लोग कैसे इससे बेनिफिशियर हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। वो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो आपकी बीमारी को आपका निदान करने में, यानी कि डायग्नोज करने में आपको एकदम से, मैं कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर है वो 99% जो है वो आपके डायग्नोज को करेक्ट करने में, आपको बताने में सक्षम रहेगा, विदाउट एनी मशीन, विदाउट एनी पैथोलॉजी। हाँ, पैथोलॉजी का बीच बीच में हम बीमारी की वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आज हमारा समाज बिल्कुल लगभग पहले से कहीं ज्यादा पढ़ा लिखा है। एक अनपढ़ से अनपढ़ पेशेंट भी अगर आता है, अगर उसको भी उसकी कॉमन लैंग्वेज के अंदर आप बताएंगे, तो वो भी आगे से कुछ वेरिफिकेशन चाहता है। मान लो मेरे को तो पता चल गया कि इसके बॉडी में स्टोन है, इसके गाल के अंदर स्टोन है, मगर उसको फिजिबली उसको दिखा नहीं सकता, तो उसको केवल वेरीफाई करने के लिए हमें भी अल्ट्रासोनोग्राफी या अदर डिवाइसेस, जो भी सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस है, उनकी हेल्प लेनी पड़ती है ना। मगर उसके साथ साथ जब उसको पता चल गया, पर हम डायग्नोज पहले उसको प्री डायग्नोज करके लेकर के दे रहे होते हैं कि देखिए ये आपका जो सिस्टम है, ये आपके शरीर में ये बीमारी है, ये हम आपको पहले लिख करके दे रहे हैं, और यही अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर आने वाली है, यही पैथोलॉजी के अंदर आने वाली है। तो ये आम जनता इससे उस जो हमारा स्किल है, डायग्नोसिस स्किल है, इलेक्ट्रोपैथ के पास, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। सर, बीमारियों के ऊपर तो हमने बात कर ली, उसमें से मैं अभी की जनरेशन का एक प्रॉब्लम है, जैसे न्यूली मैरिड जो भी कपल्स है, उनके इसमें कपल्स के इसमें प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि इनफर्टिलिटी की अभी ये टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या इसका इलाज भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संभव है? यस, आपने बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन किया है। आपने एक बीमारी के, मैं भी इससे सहमत हूँ। पहले जब मैंने अर्ली 90s के अंदर प्रैक्टिस में आया था, तो उस वक्त क्या होता था कि कहीं हंड्रेड्स आउट ऑफ हंड्रेड्स एक आध इनफर्टाइल केस जो वो रहता था। आज तो देखने में मिल रहा है कि हर 4th to 6th केस, यानी कि मोर देन 20 to 25% आज जो एक तो न्यू जनरेशन है, वो स्टार्टिंग में एक प्लान करती है कि बेबी अभी चाहिए या नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा कारण तो वो आ जाता है। मगर उसके बाद क्या होता है कि जब वो समय निकल जाता है, उन चीजों को रोकने के लिए, मान लो कंसीव होने से रोकने के लिए वो तरह तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, एंटी कॉन्ट्रासेप्टिव जाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके शरीर की संरचना में जो है वो अंतर आता है, जिसके कारण उनको फर्दर कंसीव करने में दिक्कत आती है। मगर इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर, जो मास्टर डॉक्टर्स हैं, वो इनफर्टिलिटी के ऊपर, इम्पोर्टेंसी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और 4 से 6 से लेकर के 8 महीने के अंदर अंदर आज ऐसे ऐसे पेशेंट्स हमारे डॉक्टर्स के पास आपको देखने को मिलेंगे। हमारे ग्रुप में एक पेशेंट ऐसा है जिसको मैरिज को 27 ईयर प्लस हो चुके थे। 2 या 3 या 4 साल की बात छोड़िए, 27 ईयर के बाद भी उसके घर में अगर कंसीविंग, उसके घर में बच्चा आने की किलकारी आने का जो चांस बनता है, तो वो आज भी हेड्स ऑफ टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोपैथी के अंदर इसका आपको 99.9% तक जो है वो ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, और विदाउट एनी टचिंग, विदाउट एनी मेकिंग अदर साइड इफेक्ट्स। क्योंकि अदर सिस्टम के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं। हमारे मेडिसिन का ये 100% हर्बल मेडिसिन होने की वजह से आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं देती हैं, और आपको उसके गुड इफेक्ट ही मिलते हैं, जिसके कारण आप इनफर्टिलिटी को भी अपने हाथों से ही खुद सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं।
धन्यवाद संजीव सर, हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी निश्चित ही चिकित्सा जगत में एक नई क्रांति ला सकती है। आपकी कोशिशें और योगदान इस पद्धति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम आशा करते हैं कि भविष्य में और भी लोग इस पद्धति से जुड़कर स्वास्थ्य का लाभ उठा सके। दर्शकों, ऐसे ही और प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।